शुरू करें दिनेश जी। आज हम जानेंगे शरीर में रोग होने के कारण क्या होते हैं। तो पहली चीज़, हम लोग जो खाते हैं, बेसिकली कह दिया जाता है संतुलित भोजन का अभाव। पर संतुलित भोजन क्या है? तो संतुलित भोजन वो है जिसमें भोजन के समस्त पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन सब होने चाहिए। पर एक आम आदमी के नाते हम लोग इतना कुछ जान नहीं सकते, तो हम सिंपल ये कहते हैं कि पोषक तत्व क्या है, जिसे खाने के बाद आप ऊर्जा का अनुभव करें, थकान, कमजोरी इत्यादि दूर हो, वो आपका पोषक तत्व है। इसमें कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि मिनिमम 5 रंगों के फल रोज़ खाने चाहिए या 5 तरह के फल रोज़ खाने चाहिए। कुछ लोग 5 कहते हैं, कुछ 7 कहते हैं। तो उस हिसाब से मतलब ये है कि आप लोग डेली कम से कम 5 या 7 अलग अलग तरीके के फल खाएं तो पोषक तत्व मिल जाते हैं। अब अगर आप प्रॉपर मील लेते हैं, जैसे रोटी, सब्ज़ी, और इसके साथ आप सलाद ले लेते हैं, दलिया इत्यादि ले लेते हैं, दूध दही ले लेते हैं, तो आपके पोषक तत्व ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाते हैं। इसको टाइम से लीजिए, बीच में थोड़ा टाइम दीजिए। जैसे आजकल क्या हो रहा है कि हम लोग कुछ खाते हैं, थोड़ी देर बाद कोई बिस्कुट नमकीन दिखाई दिया, फिर वो मुंह में डाल लिया, फिर थोड़ी देर बाद कुछ दिखाया, तो इससे डाइजेशन ख़राब हो जाता है। और डाइजेशन ख़राब होने की वजह से हमारा जो पाचन है, पाचन ही ख़राब हो जाता है। जब पाचन ख़राब हो जाता है तो क्लेंजिंग, एलिमिनेशन ख़राब हो जाता है। एलिमिनेशन ख़राब होता है तो बीमारियाँ लगनी चालू हो जाती हैं। तो पहली चीज़ ये है कि हमें अपने भोजन के बारे में ज्ञान होना चाहिए, हमें क्या खाना है, कैसे खाना है, कितनी मात्रा में खाना है। जब हम इस ज्ञान को ले लेंगे तो हमारी ये समस्या ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद है क्षारीय और अम्लीय भोजन का असंतुलन। ये मैंने आपको कल बताया था कि हमारी बॉडी का पीएच लेवल जो है वो 7.4 होता है। नॉर्मली ब्लड का जो पीएच लेवल है वो 7 होता है। शरीर में इतनी बैलेंसिंग होना ज़रूरी है। अगर इससे कम होता है तो बॉडी एसिडिक हो जाएगी, इससे ज़्यादा होता है 7 से कम होगा तो बॉडी एसिडिक होगी। जो लोग आरओ का पानी पीते हैं उनको लगभग ये समस्या रहती है एसिडिक होने की। और जो लोग अच्छा खान पान करते हैं, नेचुरल करते हैं, उनकी बॉडी एल्कलाइन की तरफ चली जाती है। अगर ये कंडीशन 5 या 8 पे हो, दोनों ही अवस्थाएं बीमारी को इंडिकेट करती हैं। तो अपना पीएच लेवल खान पान के थ्रू कोशिश करिए कि 7 तक रखिए। जो आप यूरिन टेस्ट कराते हैं अपना, उसके अंदर ये पीएच वैल्यू आती है। यूरिन टेस्ट के अंदर आती है। आरओ के पानी को अगर जो हमारा नेचुरल मटके वगैरह नहीं होते, अगर हम उसमें डाल के रखें तो काफ़ी हद तक सर वो उसमें सुधार आ जाएगा। जी सर, बिल्कुल सुधार आ जाएगा। सर वो तो आप एमसीडी के पानी को भी अगर मटके में डाल के करोगे तो वैसे भी अच्छा। यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, एमसीडी का पानी नहीं, उनका कहना भी ठीक है, आपका कहना भी ठीक है। देखिए, एमसीडी का जो पानी आता है वो 7 पीएच वैल्यू पे आता है। एमसीडी बिल्कुल न्यूट्रल करके पानी को दे रही है, लेकिन कुछ लोग उस पानी को एक्सेप्ट नहीं करते। कुछ एरियो में अच्छा पानी नहीं आता या नहीं आता, तो आप आरओ से साफ करके फिर उसे मटके में डाल के रख सकते हैं। लेकिन गर्मियों में तो ऐसा संभव है, पर सर्दियों में ऐसा संभव नहीं है। अगर सर्दियों में मटके का पानी पिया जाएगा तो शरीर का ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा और शरीर ठंडा पड़ने लगेगा अंदर से, और खून खत्म होने लगेगा। तो थोड़ा सा उसको हम हल्का सा गुनगुना करके सर, कभी भी मिट्टी के पानी के या जिसमें मिनरल मिले हो, उस पानी को गर्म करने के लिए नहीं कहा जाता। जैसे आजकल कुछ लोग गलतियां कर रहे हैं कि अपना पीतल के उसमें तांबे के बर्तन का पानी गर्म करके गुनगुना करके पीते हैं। गर्मियों के लिए अच्छा है, सर्दियों में नहीं। सर जैसे हम मिट्टी की हांडी लेते हैं, उसमें अगर मटका ही है, चाहे हांडी में ही हम उसी में अगर गर्म करेंगे तो हमें नुकसान नहीं करेगा। अगर हम मेटल में डालेंगे ना, स्टील में या किसी और केटल वगैरह में गर्म करेंगे, तो वो हमारा सारा कुछ मिनरल वगैरह सब खत्म हो जाएंगे। अब मेरा एक सवाल है, बुरा मत मानिएगा। हाँ जी। आपकी बेटी आपको क्या कहती है? हस्बैंड क्या कहते हैं? सास ससुर क्या कहते हैं? तीनों के लिए आप अलग अलग हैं ना? हाँ जी। ऐसे ही मटके का पानी जो है उसकी तासीर बिल्कुल बदल चुकी होती है, वो ठंडी हो चुकी होती है। अगर आप उसे गर्म भी करेंगे तब भी वो अपनी तासीर में ही रहेगा। अच्छा, वो ठंडे में ही रहेगा। हाँ जी, वो नुकसान करेगा। तो सर्दियों में नहीं ले सकते, गर्मियों में आप उस पानी को पी सकते हैं। अगर आप सर्दियों में लेना चाह रहे हैं, पानी गर्म करना चाह रहे हैं, तो बाकायदा आप किसी चीज़ पे गर्म कीजिए या कुछ भी कीजिए, जिस चीज़ के कांटेक्ट में वो ज़्यादा देर रहा है उसी तासीर को आपके शरीर पे हाँ। तब तो सर आरओ वाला तो गर्म करने के बाद तो बिल्कुल ही आरओ का पानी तो ख़त्म है, वो तो पहले ही ख़त्म है सर। हाँ जी। वैसे सर एक बात है, आजकल जो आरओ आ रहे हैं तो हम ये मतलब 20 लीटर का ये सब कैन वगैरह नथिंग, वो आरओ कुछ नहीं है, मतलब हमारा यही भर के देते हैं। सर एक्चुअली अब उन्होंने स्टोन्स लगा दिए हैं उसके अंदर, जो पीएच वैल्यू को बढ़ा देता है।
अब ये कह दीजिए मटके का, मैं तो सिंपल भाषा में अगर बोलूँ, मटके के टुकड़े करके उसमें से वो पानी गुजार दीजिए, आपको वो मिल जाएगा जो आपको चाहिए। तो आरओ कह के वो वही पानी पिला रहे हैं जो नॉर्मल पानी है, जो एमसीडी भेज रही है। यहाँ सर मैंने वहाँ पे देखा, मैं एक बार आसाम उधर गया था कोई इंक्वायरी के लिए, तो वहाँ का जो सिस्टम है ना सर, पूरा पानी तेल का है, तेलीय पानी पूरा लाल, तो नॉर्मल आएगा बिल्कुल लाल, आप उसको मतलब देखेंगे ना आपका दिल ही नहीं करेगा उसको हाथ लगाने के लिए। और वो लोग क्या करते हैं सर, जो 200 लीटर का कैन नहीं है, कैन में आधा उसमें ये मिट्टी वो भर देंगे, रेत जिसको बोलते हैं रेत, और नीचे से वो और करते हैं। इतना बढ़िया निकलता है, आरओ भी फेल है उसके साथ। जी 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 जी, और वो मिनरल वाटर वैसे ही हो गया। मिनरल वाटर हो गया। हाँ जी, क्योंकि रेत ने सारे मिनरल्स दे दिए अपने, जी। जमीन ने सारे रेत दे दिए। देखिए सबसे बढ़िया क्या है, अगर आप करना चाहते हैं तो आपको जो भी नदी के किनारे पत्थर मिलते हैं, छोटे छोटे पत्थर, उनका एक लेयर बनाइए, एक रेत की लेयर बनाइए, उसमें से पानी निकाल दीजिए, पानी वैसे ही साफ़ है। पर वही है कि हम करें कौन सर, गांव में तो मजबूरी हो जाती है करना, यहाँ शहरों में कौन करेगा, उससे अच्छा है आरओ लगवा लो। पर आरओ में मैं ये देखा है, जिन लोगों के आरओ का पीएच लेवल 7 भी है, बावजूद उसके उनको ऑर्थराइटिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो यानी उनका पीएच लेवल बढ़ने के बावजूद भी वो मिट्टी जैसा या मटके जैसा बेनिफिट नहीं दे पा रहे। हाँ, और इसमें जो लोग अभी एमसीडी का पानी पी रहे हैं, वो लोग कम बीमार हैं। एक्चुअली क्या है ना सर, आरओ में जो वो कैंडल जो यूज होता है वो हमारा चौक नहीं होती, चौक ही है, चौक वाली मिट्टी का होता है। हाँ जी। चौक वाली मिट्टी में हमारी इस मिट्टी में बहुत फ़र्क है। तो वो उसकी वजह से ना वो सारा वो खराब हो जाता है। नहीं सर, उससे भी ख़राब नहीं होता। कारण क्या है, हम लोग भी चौक यूज़ करते हैं, हमारे यहाँ कैंडल वाला रखा हुआ है, हम एमसीडी का पानी लेते हैं, उसमें से डाल देते हैं, वो निकालते हैं, प्रॉपर पानी साफ़ आता है, पानी में कोई समस्या नहीं है, और सस्ता जुगाड़ वैसे ही है वो। और सस्ता सर क्या है, इसका जो हमारा यूरिया खाद नहीं होता सर, हाँ जी यूरिया ये यूज होता है, आपको अगर पता हो तो। सर, इसमें मेरे को हमारी जो बोतल आती है ना 20, ये जो 2 लीटर की है, हाँ जी हाँ जी, सब वही है। सब बोलते हैं ना वो गंगा से लेके आए, वो तो सर कहने की बात है कभी वो। भी घर में यूज करना सर, कभी करके देखना, आप यूरिया लेके आओ दुकान से, आप अपने पानी में उसको डालो, एक तो चिल्ड हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा चिल्ड हो जाएगा, आपका फ्रिज भी फेल है उसके साथ। अच्छा, उसके बाद अब जब आप पिएंगे ना, आपकी बिल्कुल वही बोतल जैसा उसका वो आएगा, क्योंकि यूरिया का थोड़ा वो है ना स्मेल, वो आपकी हर बिस्लरी बॉटल में जो होता है। बिस्लरी में जो आता है, और हम लोग बड़ा खुश होके पीते हैं। जो घरों में आप दुकानों में सप्लाई नहीं करते सर ठंडा पानी, कैन भर भर के चले जाते कैन भर के सब, यूजर वो जो वगैरह टैंक है करते हैं। उसके अंदर सिर्फ एक मुट्ठी डालते हैं, वो पूरा टैंक चिल्ड हो जाता है, फिर अपना सबके घर में 20 लीटर भर के आ जाता है। चलिए सर, वो तो खैर बिजनेस टेक्निक्स हैं, उनको तो अलग छोड़ ही देते हैं उसमें। वो मैं इसलिए बोलता हूँ सर, जब हम छोटे थे अपने खेत में, मतलब जब तक नौकरी नहीं थी सब खेतों में, तो हम पहले क्या करते थे, पहले तो ये अपना गोबर का खाद चलता था, फिर धीरे धीरे ये यूरिया आ गया, ये भी आ गया। ये हम क्या करते थे, हमारा खेत में अभी जैसे गेहूं का टाइम है, छोटे छोटे, तो हम उसमें एक वो मारेंगे यूरिया की पोटेशियम। उसके बाद जब पानी उसमें देंगे ना सर, पानी है ना वैसे चर चर करके जाएगा, इतना ठंडा हो जाएगा आसान कि आपको पैर रखने के लिए उसमें नहीं करना, सिर्फ वो यूरिया। वही आज हमारा ये जो हमारा खराब कर रहा है ना, ये सब हम वो पी रहे हैं, उसका पीएच लेवल जो खराब हो रहा है, वो उसी कारण से। है, सबसे बड़ा कारण है। यूरिया से ही उसको साफ करते हैं, उससे बिल्कुल साफ हो जाता है। सर वही, आरओ में नहीं खरीदना चाहिए आरओ। मैं आरओ के फेवर में नहीं हूँ। पहले फिर भी पीते फिल्टर चले थे, उसमें 2 बोतलें थी। हाँ, वो बढ़िया इतना थे। नुकसान नहीं था, वो जो बहुत जग बड़ा टाइप हो थे। गया था। हाँ, हाँ। हाँ, जग देखिए टाइप थे। इसमें क्या है, जग आ जाता है वो, हाँ और फिर नहीं, वो चौरस होता था, साइड में सिर्फ एक बोतल होती थी। अच्छा, बस वो चौरस ऐसे डिब्बा होता था, ऐसे बना होता था, उसके मैं आपको बना के बताती हूँ, उसकी शेप इसमें होती थी फिल्टर की। इसके बाहर एक कैंडल होती थी, ये कैंडल है। अच्छा, पानी ऊपर से, हाँ होती थी बस, पानी ऊपर से, पाइप आ रहा होता था, इसलिए अपने आप ये पाइप के साथ टूटी के साथ लग जाता था। हाँ। और ये फिल्टर सिर्फ एक बोतल का, ये सबसे बढ़िया था। नहीं, वो एक बीच में भी लगता था। चलिए इसको छोड़ देते हैं। मैं नॉर्मली अगर आप पानी को लेना चाह रहे हैं तो आप जो वो बता रहे हैं, हाँ, बीमारी का घर है। नॉर्मल जो अगर आप लेना चाह रहे हैं तो चौक मिट्टी के वो आते हैं, मेरे ख्याल से 80-90 रुपये का कैंडल एक आता है, और उसके साथ आप एक कैन ले सकते हैं, वो 600-700-800 हज़ार की 1200 की होगी, इससे ज़्यादा की नहीं होगी। उसमें अपना एमसीडी का पानी भर दीजिए, जो छन के नीचे निकले वो पीने लायक पानी है। वही वो जो पुराने आते थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसमें कैंडल रहेगा, स्टील वाला जी जी नीचे जी उसमें जी जी बढ़िया जी, निकलेगा। वो सबसे बढ़िया रहता है। हाँ, उसमें एक ही हाँ रहता था मोटा। हाँ, और नहीं तो दूसरा तरीका ये है, आप एक में मतलब खाली रखिए टैंकर, उसमें नलका लगाए, ऊपर वाला आप अपने आप हिसाब से टैंकर बना लीजिए, उस पर फिट हो जाए,
उसमें कम से कम इतनी मोटी लेयर मिट्टी की डाल दीजिए, उसमें पानी डाल दीजिए, मिट्टी में वो बालू मिट्टी, वो छान के निकालेगी, वो पानी बिल्कुल साफ़ होगा, वो पीने लायक होगा। चलिए, तो अम्लीय और क्षारीय भोजन में असंतुलन, बेमेल और विपरीत भोजन का प्रयोग। बेमेल और विपरीत भोजन ये होता है, जैसे अभी आपने रोटी खाई और रोटी खाने के बाद आपने चाय ले ली, मूली ले ली, सलाद खा लिया, तो ये चीज़ें गलत होती हैं। इन चीज़ों को अगर आप बेमेल तरीके से खाएंगे तो बीमारी होगी। जैसे नॉर्मली आजकल स्पायरुलिना बहुत कॉमन हो चुका है सप्लीमेंट्री फूड के रूप में। इसके बाद कुछ लोग गलती से, जो नहीं जानते, वो दूध पी लेते हैं, फिर वो कहते हैं जी गला यहाँ तक भरा रहता है, हम तो अच्छी चीज़ खा रहे हैं, फिर बीमारी क्यों लग रही है। तो ऐसे ही जब हम पालक खाते हैं, मेथी खाते हैं, बथुआ लेते हैं, तो उसके साथ दूध ले लिया, वो भी हानिकारक है। गाढ़ी हरी चीज़ों के साथ बेसिकली दूध का मेल नहीं है। ऐसे ही मछली के साथ दूध का मेल नहीं है। कोई हाई प्रोटीन आप लेते हैं और उसके साथ दूध लेते हैं, अंडा खाते हैं, दूध लेते हैं। चावल के साथ सब्ज़ी, नमक खाना ठीक नहीं है। तो ये बेमेल आहार हैं, अगर इनका एक साथ इस्तेमाल किया जाए तो इनसे बीमारियां लगती हैं शरीर में और डाइजेशन स्लो होते हैं। सर चावल के दही में जैसे चावल के साथ नमक तो दाल डालेंगे तो वो तो नमक ही है। नहीं वो जो सफ़ेद रंग की चीज़ के साथ, मोटा मोटा मान लीजिए, सफ़ेद रंग की चीज़ के साथ नमक खाना ही नहीं चाहिए। दूध के साथ जैसे लोग रोटी चावल गलत है। चावल जैसे हम खा रहे हैं, दोनों दाल चावल ही खाते हैं सर वो आपका फूड है, आपके मन में बैठ चुका है। एक्चुअली नहीं सर, सर उसमें नमक कम, देखो सर कम नमक में दिया जा सकता है, लेकिन नमक ना हो तो बेटर है। एक्चुअली जो चावल बनाए गए थे, या जो शुरुआत है, अगर आप सुनेंगे उसके बारे में, तो दही चावल है। ये बहुत पौष्टिक है, हाईली प्रोबायोटिक है। अब वो आजकल शीशियाँ आती हैं 30-30 रुपए की याकुल्ट, प्रोबायोटिक वाली ना सर। आप दही और चावल मिला के खा लीजिए, वो उससे अच्छा असर दिखाएगी। दूसरा सर, अगर आपने नमक डाल दिया ना उस दही में, जो दही हम लेते हैं ना, दही में नमक डालना नहीं डालते, खत्म। क्योंकि सफ़ेद रंग का है। मैंने बोला सफ़ेद रंग के साथ कभी भी नमक नहीं लेना चाहिए। आप उसमें चीनी ले सकते हैं, मीठा ले सकते हैं। जो खिचड़ी बन रही है वो तो फिर वो ठीक है सर खिचड़ी में भी, अब खिचड़ी का भी अलग है। हम लोगों ने हर चीज़ को स्वाद में कन्वर्ट कर लिया है। एक्चुअली जो खिचड़ी होती है, अगर आप इसको आयुर्वेद में पढ़ेंगे तो वो लपसी है, उसमें नमक नहीं होता। और नमक बनने के बाद सेंधा नमक डाला जाता है जब सब बिल्कुल फाइनल स्टेज में होती है, जब ठंडी हो जाती है। और देसी घी खूब अधिक मात्रा में होता है, तो वो नमक के असर को कम करता है। जैसे हम आयुर्वेद में बोलते हैं शहद और घी जहर है, आपस में मिलकर जहर है। लेकिन आप उसी किताब में देखेंगे, उसी में ही लिखा होगा अलग अलग अनुपान में ये खाने से ये अमृत का काम करता है। तो सारा खेल जो है वो आपके अनुपान का है। बराबर मात्रा में नहीं खा सकते, पर अलग अलग मात्रा में लिया जा सकता है। इसी तरीके से नमक आपका सफ़ेद प्रोडक्ट के साथ सूटेबल नहीं है, पर कम मात्रा में आप प्रयोग कर सकते हैं। पर अगर आप उसको प्रॉपर दवा के रूप में यूज़ करना चाह रहे हैं तो कभी भी सफ़ेद चीज़ के साथ नमक का इस्तेमाल मत कीजिए। आपकी बॉडी की लगभग 90% बीमारियाँ सफ़ेद चीज़ के साथ नमक खाने से आती हैं। जो आर्थराइटिक प्रॉब्लम है, गैस प्रॉब्लम है, उसका सबसे मूल कारण यही है। अगर आप इसे बदल देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। सर अगर चावल एक्जिमा में भी है, स्किन प्रॉब्लम सब ये नमक के कारण होती है। साथ लोग रोटी खाते हैं नमक के हाँ जी, उसके कारण एक्जिमा होता है, उससे एक्जिमा होता है। कैल्शियम का लॉस हो जाता है बच्चों को। तो हम इन चीज़ों पे बात करें कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कोई माने तो ठीक, नहीं माने तो हमारा काम सिर्फ अवेयर कराना है। तो ये बेमेल आहार है। सर, चावल जैसे कि हम हल्दी वगैरह डाल के बनाए तो वो तो फिर चावल सफ़ेद रंग का है। अच्छा, वैसे कच्चा तो सफेद है। ओरिजिनल तो आप मम्मी भी थे, आप बहू भी थे, आप देवरानी भी है, जेठानी भी हैं, लेकिन आप हैं तो अंजना ही ना है तो सफेद ही। जी। आप उसका कुछ असर कम कर सकते हो, पूरी तरह से बदल नहीं सकते। उसके अलावा जैसे कुछ क्या बहुत लोग पपीता खाते हैं पेट साफ करने के लिए। क्या आपको पता है पपीता कब खाना चाहिए? कोई जानता है? पपीता खाने का सही समय खाना खाने के 2 घंटे बाद का होता है। आप 5 दिन पपीता सुबह खाइए खाली पेट, बाकी भोजन कीजिए, और 5 दिन पपीता खाइए खाने के 2 घंटे बाद, और उसके रिजल्ट देखिए। तुलना खुद कीजिए, मैं नहीं कहता, मेरे कहने को मानिए। जो आपको ठीक लगे उसे फाइनल कर लीजिएगा। तो ऐसे बहुत सारे बेमेल भोजन हैं जो हम लोग प्रयोग में लाते हैं। अगर हम केवल उस पैटर्न को ही चेंज कर दें, आधी बीमारियां तो हम ऐसे ही ख़त्म कर देंगे। इसके बाद हो गया मिर्च मसाले और गरिष्ठ भोजन का सेवन। हम बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में मिर्च मसाले खाते हैं, गरिष्ठ भोजन खाते हैं, तो हमारी बॉडी की जो प्रोसेसिंग है वो स्लो हो जाती है। हमारी जब बॉडी प्रोसेस कर रही है तो ऑटोमेटिकली गर्मी क्रिएट हो रही है, और फिर हम मिर्च मसाले और गरिष्ठ भोजन खा के उस प्रोसेसिंग को और हाई कर देते हैं, और गरिष्ठ भोजन ज़्यादा तला भुना उसको स्लो करता है, तो जिसकी वजह से हमें पित्त संबंधित प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। उसके बाद है जल का कम प्रयोग करना। इसके लिए तो कुछ भी कहना बेकार है। हमारी बॉडी की नीड 70% है। साइंटिस्ट ये कहते हैं कि आप जितना मर्जी खाओ, जो मर्जी खाओ, परंतु जितना आप खा रहे हो
उसका 70% पानी ज़रूर पी लो। 3 गुना 3 गुना कर लीजिए, वो एक ही बात है। हाँ, अगर इतना भी हमने कर लिया तो बीमारियां वैसे ही निकल जाएंगी शरीर से, सिर्फ इतना करने भर से। कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, बहुत मुश्किल हो जाता है। साथ नहीं पी सकते, पर आपने वाले पूरे दिन भी आप पी सकते हो। सर वो भी संभव नहीं है, क्योंकि उसके बाद यूरिन आएगा। हाँ, उसमें तो हाँ, यूरिन बहुत आता है। हाँ, नहीं, अभी सर्दी में शुरू में आएगा, बाद में नहीं आएगा। गर्मी में तो आएगा। टॉक्सिन्स निकालने तक आएगा, उसके बाद नहीं आएगा। और मेरा मानना ये है कि अगर हम सिर्फ इसी को फॉलो कर लें तो सारे रोग खत्म किए जा सकते हैं। नशीले और रोग कारक पदार्थों का सेवन, इसमें चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, ये सबसे ज़्यादा आती हैं। उसके बाद तो खैर अल्कोहल वगैरह भी हो गया, पर ये चीज़ें, दूध, घी, तेल आदि प्राकृतिक चिकनायुक्त वस्तुओं के सेवन से परहेज करना। आज की डेट में हम देखिए कुछ भी करते हैं, फैट तो नहीं है, फैट तो नहीं है। वास्तव में हम जानते ही नहीं कि फ़ैट क्या है। फ़ैट को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, एक अच्छा फ़ैट और एक बुरा फ़ैट, मोटे मोटे रूप में। जितने भी प्राकृतिक फ़ैट हैं वो सब अच्छे में काउंट कीजिए, और जिसे हम प्रोसेस कर रहे हैं उसे बुरे में काउंट कीजिए। अच्छा फ़ैट जितना खा सकते हैं खाइए, आपको स्लिम ट्रिम रखेगा, आपको हेल्दी रखेगा। और बुरा फ़ैट जितना हो सकता है छोड़ दीजिए, आपको अच्छा रखेगा। पर हम करते क्या हैं, उल्टा करते हैं। अच्छा फ़ैट बंद कर देते हैं क्योंकि ये नुकसानदायक है, और बुरा फ़ैट और खाते हैं। जैसे सोयाबीन का दूध ले लेना, सोयाबीन का दूध नुकसानदायक है, बुरा फ़ैट है। जैसे ये अब ये मदर डेयरी का जैसे दूध मदर डेयरी मिलता है, अमूल वगैरह का दूध ये आता तो है, तो ये सोयाबीन का ही है सर दूध। अगर सोयाबीन का है तो हानिकारक है। मैं तो ये बोला है कि सोयाबीन का दूध हानिकारक है। पूरा सोया का नहीं है वो। सर हमें मालूम तो नहीं है सर जी। एक्चुअली क्या है ना, वो जो बनाते हैं ना, पूरा सोया का तो कड़वा रहेगा, आप पी नहीं सकते। नहीं सर, वो प्रोसेस होने के बाद पर क्या है कि कड़वाहट खत्म हो जाती है। पानी में उसमें वो करके ना, बहुत ज़्यादा उसके अंदर वो डाल के तब वो करते हैं, तब आपको वो नहीं लगता है। तो ये थैलियों वाला जो दूध होता है ये सारा सोयाबीन नहीं, से ही सारा होता है। हम नहीं होता। हमारा टॉपिक वो नहीं है कि थैली वाला है या नहीं है, वो तो हमें सोर्स का पता लगाना होगा। लेकिन सोयाबीन का दूध जो है वो हानिकारक है, ठीक है। अब तो इसके पनीर भी आते हैं, टोफू आते हैं, और वो है, ये सब हानिकारक है। डायरेक्ट तो किसी को भी नहीं पता कि कौन सी चीज सोयाबीन से बनी हुई है, चाहे दूध है, चाहे पनीर है, या कुछ भी। देखिए एक्चुअली सीधी सी बात है, अगर आप डायरेक्ट जानना चाह रहे हैं तो गाय भैंस पालिए, बकरी पालिए। अगर वो नहीं कर सकते तो जो आ रहा है उसे एक्सेप्ट कर लीजिए, तो क्या- क्योंकि सोर्स का हम पता नहीं लगा सकते। और गवर्नमेंट भी इतनी खपत कहाँ से पूरी करे। आप ये देखिए, इतना लाखों टनों की दूध की ज़रूरत है, उतने मवेशी नहीं है हमारे पास। जब मवेशी ही नहीं है तो उतना दूध कहाँ से क्रिएट हो रहा होगा। इसे बनाएंगे सर। वनस्पति से बना रहे हूँ, क्योंकि उनको तो सबको पूरा करना है। ये कहाँ से आ गया? इसके बाद अब प्राकृतिक वेगों को बलपूर्वक रोकना। हमारे शरीर में कुल 13 वेग होते हैं। अगर हम उन्हें बलपूर्वक रोकेंगे, ये अर्जिंग होती है, तो शरीर में गैस क्रिएट होनी चालू हो जाती है। और ऐसा हम शर्मा शुरू में कहते हैं, जैसा फैटिंग का होना, गैस पास होना। अगर गैस पास हो रही है, आप उसे रोकने का प्रयास करेंगे तो कब्ज़ हो जाएगी। अगर आप बार बार रोकेंगे, पाइल्स हो जाएगी, कहीं ना कहीं बवासीर, फिशर, कहीं ना कहीं ऐसा डालेगी। और अगर आपने उसको भी रोकने की कोई कोशिश करी तो गला ख़राब हो जाएगा। पाइल्स वालों का, हाँ, फिर वो ऊपर से निकलेगी। आज की डेट में देखिए लोग डकार लेते हैं, वो ऊपर से आती है और प्रेशर के साथ आती है, वो बीमारी का संकेत है। उनके शरीर में बीमारी, गैस बिगड़ी हुई है। तो इसमें अपना मूत्र, गैस निकलना, वमन, छींक, डकार, जमाई, भूख, प्यास, आंसू, निद्रा, विश्राम, ये सारी चीज़ें जो है वेग हैं। रात्रि को देर से भोजन करना और सोना। नॉर्मली ये कहा जाता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति को सूरज डूबने से पहले भोजन कर लेना चाहिए, उसके बाद भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक सूरज है तब तक पेट की अग्नि स्ट्रॉन्ग रहती है, और सूरज डूबने के साथ साथ वो भी डूबती चली जाती है। तो जो लोग रात को 10 बजे 11 बजे भोजन करते हैं तो अधिकतर ये समस्या क्रिएट होगी ही होगी। इसके बाद है उम्र व मौसम के विपरीत भोजन का प्रयोग। अगर मैं बच्चा हूँ तो मेरे पेरेंट्स क्योंकि ज़्यादा जागरूक हैं, वो वात नाशक चीज़ें खाएंगे तो बच्चे को भी खिलाएंगे, तो उसका भविष्य खराब हो जाएगा, उसको उस समय तरह की समस्याएं क्रिएट होंगी। और अगर वो ज़्यादा केयर करने वाले या बच्चे के अनुसार भोजन बनाते हैं तो वो बीमार हो जाएंगे। तो हर व्यक्ति का एक अकॉर्डिंग टू एज एक पैटर्न होता है फूड का, उसको फॉलो करना चाहिए। जैसे बच्चों को कफ वर्धक भोजन अधिक देना चाहिए ताकि उनके शरीर की डेवलपमेंट अधिक हो, लेकिन जब उनमें कफ अधिक बनने लगे तो उनको कफ नाशक भोजन देना चाहिए। यानी भोजन उनका 2 ही प्रकार का हो, कफ वर्धक या कफ नाशक। ऐसे ही वृद्ध व्यक्ति है, उसके लिए वायु नाशक भोजन यूज़ किया जाएगा और कफ वर्धक भोजन यूज़ किया जाएगा। तो हमें भोजन का ज्ञान लेने के लिए प्रॉपर जानना होगा कि इस व्यक्ति की एज क्या है, और उसी के अकॉर्डिंग अगर हम उसको भोजन देंगे तो ये समस्याएं कम हो जाएंगी। इसके बाद है उम्र
वह मौसम के विपरीत भोजन का प्रयोग, ये भी वही चीज़ है कि उम्र अलग है और विपरीत भोजन कर रहे हैं तो बीमारियां लगेंगी। इसी प्रकार गर्मियों में सर्दियों का भोजन या सर्दियों में गर्मियों का भोजन, क्योंकि अब कोल्ड स्टोरेज का आ रहा है। कई लोग इस समय खीरा खा रहे हैं जबकि खीरा इस मौसम के लिए नहीं होता। अगर आपकी नॉलेज में कोई लोग हों तो आप पता कीजिए उनको या तो थायराइड की समस्या होगी या गैस बनेगी, और गैस तो बहुत बुरी तरह बनेगी, बनेगी। हाँ, तो थायराइड हो जाएगा उस गैस के कारण उनको। सामर्थ्य से अधिक कार्य करना, जिसकी जितनी सामर्थ्य हो उससे ज़्यादा काम करेंगे तो भी वीकनेस आती है। भय, चिंता, तनावयुक्त जीवन शैली, सिंपल इसे एक शब्द में बोलूँगा TSH। जिन लोगों को भय हो, चिंता हो या तनावयुक्त जीवन शैली हो, TSH लेवल बढ़ा हुआ ही मिलेगा। आज की डेट में अगर आप थायराइड पे रिसर्च करेंगे, कम से कम 70-80% लोगों में थायराइड मिलेगा, सब में सिर्फ TSH बढ़ा हुआ मिलेगा। T3 T4 की समस्या नहीं होगी। TSH भी बढ़ा मिलेगा, तो लेडीज में खासकर वो जो उसकी वो प्रॉब्लम क्या नाम है, जेनेटिक, जो कल हम बात कर रहे थे ना सर, वो वाली प्रॉब्लम भी आ रही है। अथलेटिक्स की या किसी भी चीज़ की। हाँ, और मज़े वाली बात यह है TSH का थायराइड से प्रॉपरली कोई लेना देना ही नहीं है। अगर आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेचिंग नहीं है, खिंचाव नहीं है, तो TSH आपकी बॉडी पे नज़र ही नहीं आएगा। तो थायराइड हमारे लिए एक बहुत बड़ा फील्ड है जिसमें हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और रिजल्ट 3 से 6 महीने में मिलते हैं। आप आदमियों को ठीक कर सकते हैं, थायराइड ठीक कर सकते हैं, जबकि डॉक्टर ने एक बार दवाई शुरू करवा दी तो ज़िंदगी भर बंद नहीं होगी। नहीं बंद होगी। नहीं, वो चाहते भी नहीं ना बंद हो। भाई अगर दवाई बंद हो गई तो बार बार हर मंथ इनके तो ब्लड टेस्ट ही इतने करवा देते हैं। नहीं, वो दुकान कैसे चलेगी? इतनी बार चेक करवाने जाओगे, उससे पहले टेस्ट वालों से आप भी अपना कमीशन ब्लड आती टेस्ट है। करवा के आओगे। ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट से फिर वो बताते हैं, फिर उसके बाद छोटी बड़ी गोली कर देते हैं 25, 50, 75। वो कभी नहीं लेगा डॉक्टर, डॉक्टर कभी नहीं लेता, डॉक्टर नहीं लेता, अपनी फैमिली को भी नहीं देता, वो कभी भी रिकमेंड नहीं करेगा वो पैरासीटामोल अपनी फैमिली को। चले, विजातीय द्रव्य को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को दवाओं द्वारा दबाना, जैसे मोशन आ रहे हैं उल्टी आ रही है, उसको दबा लेना, उल्टी आ रही है उसको दबा लेना, और दूसरी चीज़ जुकाम हो रहा है। उनको निकालना, सिर्फ दबाना नहीं, निकालना भी इसमें इंक्लूड होता है। अगर आप त्रिफला खा के रोज़ मोशन को निकालेंगे तो एक टाइम के बाद मोशन खुद आना बंद हो जाएगा, वो बिना त्रिफला की सहायता के निकलेगा ही नहीं, मतलब हैबिचुअल हो जाएंगे। नहीं बनाना। ट्रिपला सर 3 दिन में एक बार, हफ्ते में 2 बार ऐसे हाँ, हफ्ते में 2 बार 3 बार सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं होना चाहिए। मैं अपना बता रहा सर, मेरा अपना, मुझे जिंदगी में बुखार नहीं हुआ, एक बार हुआ था साउथ, उधर मैं खेलने गए थे साउथ में, और मैं 3 दिन एडमिट हो गए सर। 3 दिन वहाँ के डॉक्टर ने मुझे बताया, बहुत ठीक होने के बाद क्या बोलते हैं क्लोरोक्वीन, उस टाइम थी, आज पता नहीं मिलती है कि नहीं, उनको इन दवाइयों के उसमें में पड़ता है सर। उसने मुझे ये कहा 1 वीक में 1 लेनी है, 1 महीने तक 4 वीक आपने वीक वाइज लेनी है, उसके बाद इसको 1 महीना 15 दिन पे करना है, उसके बाद इसको महीने में 1 बार लेना है, 6 महीने तक ये प्रोसेस चलाना। उसके बाद ज़िंदगी में सर मैंने वो किया, और आज जन्म तक मुझे, और उस टाइम में था 18 ईयर का था, मतलब यहाँ से था दिल्ली की, मतलब इसमें जूनियर उस टीम में थे हम। मुझे आज तक बुखार है ना, ये हुआ है, दुनिया का होता है क्या होता है मुझे पता ही नहीं, सच बता, उससे कितने मच्छर हो कुछ हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्लोरोफिल नहीं, वो कुरैन थी, क्लोरोक्वीन, वो मलेरिया की दवाई है। टैबलेट होती थी, अभी आजकल है वो, ये मलेरिया उसमें चलती थी। हाँ, मलेरिया और उसमें वो उसने ऐसा प्रोसेस बताया सर, वो ली मैंने तो। सर एक्चुअली कोई चीज़ ज़िंदगी भर के लिए काम नहीं करती, इसमें आपका ना आपका खुद का भी लाइफस्टाइल बहुत मेंटेन करता नहीं, है। वो तो फिर वो हो गया ना सर मेरा, कि मैं कुछ भी समझ लो कि भाई उसके बाद फोर्स में चले गए, वहाँ की वही एक्टिविटी बहुत होगी। हाँ जी, तो शरीर में कुछ हाँ। तरह का बन गया। चलिए सर, अब थोड़ा सा ये कर लेंगे क्योंकि कोर्स थोड़ा लंबा है। रोगों को समझा जा सकता है, रोगों को समझने के लिए कैसे है, जब भी आपको अपने शरीर में कोई ऐसा परिवर्तन दिखाई दे जिसे लेके आप स्वाभाविक फील ना करें, उसका मतलब है आपके शरीर में कुछ डिसीज़ आ गई है। इनको ठीक कैसे किया जा सकता है? तो ठीक करने का सबसे इजी प्रोसेस है, जब भी नए रोग हों या एक्यूट डिसीज़ हो, खांसी जुकाम बुखार वगैरह, तो शरीर की सफाई करें, उसको निकलने दें, उसे निकलने दें। निकलने के बाद आराम करें, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। और जो क्रॉनिक डिसीज़ हैं उनको अपने लाइफस्टाइल का पार्ट बना लें और धीरे धीरे उनका शोधन करते जाएं, तो वो ठीक हो जाते हैं। तो एक का शोधन होता है, एक की शुद्धि होती है। रोग कितने प्रकार के होते हैं? मोस्टली रोग हम 4 प्रकार के मानते हैं। एक एक्यूट डिसीज़ जो तुरंत आ जाते हैं, जैसे उल्टी, दस्त, पेट में मरोड़, ऐंठन, कीड़े मकोड़ों का काट लेना। दूसरा सब एक्यूट डिसीज़ जो 1 दिन से लेकर 40 दिन तक रह सकते हैं शरीर में,
इसमें नॉर्मली जुकाम आ जाता है, जो कि कभी कभी 5 दिन, कभी 7 दिन, तो कभी 15 दिन भी रह जाता है। बुखार आ जाते हैं, ठीक है। तीसरा है क्रॉनिक डिसीज़, जो 40 दिन से अधिक पुराने हो सकता, मतलब 40 दिन के बाद पता चलता है कि हमें कोई बीमारी है। जैसे चिकनगुनिया का दर्द, पहले 40 दिन तो बुखार रहता है, उसके बाद दर्द उठते हैं जो 2 साल 3 साल तक बने रहते हैं, तो वो इसमें आ जाते हैं। और उसके बाद आती है डीजनरेटिव डिसीज़। इसके अंदर बॉडी अपना स्ट्रक्चर को चेंज कर लेती है, और आप ये मान के चलिए कि 99.99% लोगों में ये बीमारी मिलेगी। कोई भी आदमी अपनी गर्दन सीधी ऐसे नहीं रखेगा, या तो ऐसे होगी या ऐसे होगी। तो ये डीजनरेटिव कारण है कि एक जगह की जो हमारी स्पेस है वो कम हो गई है, या हम दोनों पैरों पे खड़े नहीं होते, या तो ऐसे खड़े होंगे या ऐसे खड़े होंगे, तो कहीं ना कहीं डीजनरेशन ज़रूर आएगी। उसके अलावा जो ऐसे रोग जो पैतृक क्रम में चले आते हैं कि पिताजी को भी समस्या थी, दादा को भी समस्या थी, बेटे को भी समस्या है, उनके बच्चों को भी समस्या है, तो वो पैतृक रोग भी इसमें आते हैं। इसमें जो होता है वो होता है कमर का दर्द, गर्दन घुटने का दर्द, शुगर इत्यादि। अब शरीर के आधारभूत तत्व कौन कौन से हैं? तो हमारा जो शरीर है 7 तत्वों से मिलके बना है, 7 चीज़ों से। इसे हम आयुर्वेद के अनुसार भी कह सकते हैं और उसके अनुसार एलोपैथी के अनुसार भी कह सकते हैं। यानी जितने भी लोग हैं इसको मानते हैं, जितनी भी पैथीज़ हैं, आयुर्वेद के अनुसार रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, और एलोपैथी के अनुसार प्लाज्मा होता है, ब्लड होता है, मसल होती हैं, फैट एडिपोज होते हैं, बोन होती हैं, मैरो होती हैं, और रिप्रोडक्टिव फ्लूइड्स होते हैं। इन 7 चीज़ों से मिलके एक शरीर का निर्माण होता है। जब भी शरीर में कोई दोष उत्पन्न होगा तो इन 7 चीज़ों में से किसी एक चीज़ में कोई डिफरेंशियल कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी। जब डिफरेंशियल कंडीशन उसमें उत्पन्न होगी, मान लीजिए बोन में दिक्कत आई, तो बोन, किसी की हड्डियां कमज़ोर हैं, तो इसका मतलब यह है कि उसके फैट एडिपोज टिश्यूज़ बॉडी में या तो एक्सेस मात्रा में हो गए हैं या कम हो गए हैं, तभी उसकी बोन में डिफॉर्मिटीज़ आएंगी, अदरवाइज उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जब भी जिस जगह पे आपको कमज़ोरी दिखाई दे रही हो तो उस जगह पे काम ना करके उससे नीचे वाले लेवल पे काम करने से रिजल्ट अच्छे आने लगते हैं। किसी का ब्लड खराब है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लड में कोई प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये है कि उसकी बॉडी में प्रॉपर प्लाज्मा नहीं बन रहा, प्लाज्मा पे काम करने की ज़रूरत है। इसको लाइन से याद कर लीजिए, जहाँ दिक्कत दिखाई दे उसको ऐड ऑन कर लीजिए। अब जैसे हम कभी कभी किसी को बोल देते हैं भाई आप में न्यूट्रिशन की कमी हो गई है, तो न्यूट्रिशन किसको इंडिकेट करता है? शुक्र को इंडिकेट करता है। तो इसका मतलब ये है कि उसको बोन मैरो कमज़ोर है। बोन मैरो क्या करती है? नए ब्लड सेल्स बनाती है, शरीर को ताकत देती है, शरीर का आधार है। तो अगर हम उसकी बोन मैरो सुधारें तो उसका शुक्र अपने आप ठीक हो जाएगा। बोन मैरो में है तो फिर उसकी हड्डियों में, मतलब बोन मैरो में दिक्कत है तो हड्डियों में दिक्कत है, क्योंकि हर एक तत्व दूसरे तत्व को निर्मित कर रहा है। तो जो निर्मित हो रहा है, जब वो तत्व खराब है तो इसका मतलब निर्माण करता भी कमी आ गई ना, वहीं से होता हुआ खराब हो गया। जहाँ से होके आ रहा है, हाँ। उसको आप बोलो कि उसको ठीक जी, लेकिन एक मोटी भाषा में बात करूँ तो 10-20% ये सब प्रोसेस चलते ही रहते हैं, बंद कभी नहीं होते, लेकिन अधिक मात्रा में कमी आ जाती है। किसी भी प्रकार के रोग की परीक्षा कैसे की जा सकती है? तो देखकर की जा सकती है। आप किसी की चाल ढाल देख सकते हैं, खड़े होने का तरीका देख सकते हैं, जैसा कि हमने कल देखा था कैसे कैसे करते हैं। सुनकर कर सकते हैं, उससे सवाल जवाब किए जा सकते हैं। छूकर देख सकते हैं उसे, हाथ ठंडा है, गर्म है। सूंघकर देख सकते हैं, एक व्यक्ति विशेष से गंध निकलती है हर प्रकार की, मतलब किसी प्रकार की गंध निकलती है। यदि उसका शरीर रोगी होगा तो गंध विशेष अलग हो जाएगी। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में एसिडिटी लेवल बहुत हाई है और वो शराब नहीं पीता, तब भी उसके शरीर से शराब जैसी गंध आएगी, क्योंकि एसिडिटी शराब को इंडिकेट करती है। इसी तरीके से जांच करवा सकते हैं हम उनकी, तो जिसमें हम शरीर की बनावट देख सकते हैं, शरीर का रंग ले सकते हैं, तापमान ले सकते हैं, मलमूत्र आदि की परीक्षा शामिल कर सकते हैं। ठीक है। रोगी को किस तरीके का खाना खाना चाहिए? यानी अगर कोई भी रोगी हो, चाहे वो किसी भी पैथी में जाके इलाज कराए, अगर इस प्रकार का खाना खाएगा तो फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहले हल्का होना चाहिए खाना और शीघ्र पचने वाला होना चाहिए। नंबर 2, थोड़ी थोड़ी मात्रा में बार बार खाता रहे, क्योंकि जो जठराग्नि है जब तक वो पहले मल को पचाए, पहले भोजन को पचाए और उसे मल में कन्वर्ट करे, तब तक उसे दूसरा मिल जाना चाहिए ताकि वो कम ना हो। रोग की अवस्था में अगर जठराग्नि बढ़ा दी जाए तो रोग का असर वैसे ही आधा हो जाता है। आप ये देखिए, किसी भी प्रकार का कोई रोग लगता है तो ऑटोमेटिकली भूख खत्म हो जाती है।
जब थोड़ी थोड़ी मात्रा में बार बार खाया जाता है तो उससे जठराग्नि प्रबल होने लगती है, और जठराग्नि प्रबल होगी तो वो खुद ही रोग को जलाना चालू कर देगी। तीसरा, फलों को छिलका उतार कर खाएं, सब्जियों को उबाल कर खाएं और मेवों को भिगोकर खाना चाहिए। बीमारियों में बेसिकली हम लोग छिलका ज़्यादा खाने लगते हैं कि फाइबर मिलेगा, सब्जियां कच्ची खाते हैं फाइबर मिलेगा, या प्रॉपर मिनरल विटामिन छिलकों में होते हैं। वास्तव में छिलकों में होते हैं, लेकिन ये एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए होते हैं, बीमार उसको पचा नहीं पाएगा। ऐसे ही जल की जो मात्रा है वो थोड़ी थोड़ी देर में, इवन मेरा ये कहना है कि किसी को बुखार हुआ है और बुखार का टेम्परेचर 104 है, एक कटोरी चम्मच पानी रख ले, एक चम्मच मुंह में डाले, पानी गर्म हो निगल ले, फिर दूसरी चम्मच मुंह में डाले, पानी गर्म हो निगल ले, ऐसा बार बार करता रहे, घंटे डेढ़ घंटे में बुखार उतर जाएगा उसका, कितना भी बुखार क्यों ना हो। तो किसी भी प्रकार के रोग में जब जठराग्नि मंद होती है तो केवल और केवल पानी ही ऐसा कंटेंट है जो जठराग्नि को तीव्र करने की क्षमता रखता है। अगर वो थोड़ा सा अगर वो गर्म हो तो और भी जल्दी होगी सर, बॉडी टेम्परेचर पे हो तो जल्दी होगा। हाँ, बॉडी टेम्परेचर का पानी हो तो उसे ठंडा ही पानी बोलेंगे। चम्मच से पीना होगा। देखो मात्रा होती है वो, चम्मच का मतलब ये है आप 4-5 ml के करीब एक बार में मुंह में डाल रहे हैं, पानी मुंह में गर्म किया फिर आंतों में ले गए। जितनी देर में पानी गर्म हो उतनी देर में ले जाओ। अब जैसे इन्होंने सर ने कहा कि मुंह में रख लो और गर्म पानी ले लो, उसमें लार नहीं मिलेगी। हाँ, वो लार ऐसा नहीं सर, वो लार इसके हमारे गर्म पानी के साथ पहले उसमें ही चली जाएगी। नहीं जाएगी सर वो, आप उसको भी ट्राई करके देखो एक बार। मैं तो बिलीव करता हूँ ट्राई में, अगर हम गर्म पानी पिलाते हैं और बॉडी के अंदर वो पानी जाता है तो वो गर्म ही असर करेगा, और ठंडा पानी पिलाते हैं और वो बॉडी में गर्म होके जाता है तो वो ठंडा असर करेगा। तो इसलिए हमें मैक्सिमम बॉडी टेम्परेचर तक का पानी पीना चाहिए, तो उसे ठंडे पानी में काउंट किया जाएगा। रोगी को कब्ज नहीं होने पाए, किसी भी रोग में बुखार भी होता है तो सबसे पहले कब्ज होती है, तो कब्ज खोलने के लिए कोई ऐसा चीज़ लेनी चाहिए उस समय। कब्ज भी देखो हमारे को कई तरीके की होती है, गैस की कब्ज होती है, हालांकि आपको ये बातें सुनने में अजीब लगी होंगी, पहले नहीं सुनी होंगी। गैस की कब्ज होती है, ठंड की कब्ज होती है, गर्मी की कब्ज होती है। तो जो कब्ज हुई है उसके विपरीत उपचार करना है। अगर गर्मी की कब्ज है तो ठंडी चीज़ों से उपचार कीजिए, ठंडी कब्ज है तो गर्म चीज़ों से उपचार कीजिए, कब्ज खुल जाती है। ये कैसे पता चलेगा? सर अनुभव होता है, धीरे धीरे सीखा जाएगा इसको। ठंडी की कब्ज मेरे को हुई थी एक बार, तो फिर मेरे को किसी ने सलाह दी थी ऑयल पीने के लिए। हाँ, वो खुल जाएगी उससे। ऑयल पीना। देखिए अब अगर आप देखेंगे वो गर्म कब्ज में होगा, दही और इसबगोल दोनों ठंडी तासीर की चीज़ें हैं। अगर आप ठंडी कब्ज में दही और इसबगोल दे देंगे तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। जी, मैं वही तो बता रहा हूँ, अभी वही बताने वाला था कि कब्ज में आपका ये क्या नाम, अरंडी का तेल भी पिलाया जाता है जो कब्ज खोलता है, और कब्ज में गुलाब के पत्ते भी खिलाए जाते हैं जो खोलते हैं। गुलाब के पत्ते ठंडे हैं, अरंडी का तेल गर्म है, तो अलग अलग कैसे? जी जी जी, तो वो वही है, ठंडी और गर्म कब्ज का फ़र्क है। ऐसी वायु की कब्ज भी होती है जो गैस बनने के कारण होती है। तो ग्लूकोज तो गर्मियों में देना चाहिए ना? हाँ, वो एक पैटर्न है कि भाई गर्मियों में ठंडी चीज़ दो, ठंडियों में गर्म चीज़ दो। वैसे वो ज़्यादातर दूध के साथ लेते हैं ग्लूकोज। हाँ, दूध के साथ लिया जाता है, दूध भी कब्ज तोड़ता है। और किसी भी वेग को धारण ना करे। नॉर्मली क्या होता है, रोगी व्यक्ति रोग की अवस्था में बहुत कमज़ोर होता है, तो ज़्यादातर वो वेग धारण कर लेता है, तो उसे थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए और वेग धारण नहीं करने चाहिए। सर वेग क्या होता है? बताया था ना, खांसी जुकाम, ये खांसी हो गई, नींद हो गई, तो अब जैसे कोई बुखार में पीड़ित होता है तो हम कहते हैं चल उठा घूमा थोड़ा, ये है वो अवॉइड करना चाहिए। औषधि क्या है? कोई भी ऐसी चीज़ जिसे आप खाने में, लगाने में या सूंघने में किसी रोग को दबाने के लिए या निकालने के लिए प्रयोग करते हैं, वो औषधि है। इसमें कोई भी चीज़ आ सकती है, आपकी रोटी सब्जी भी हो सकती है और आपकी दवाइयाँ भी हो सकती हैं। यह शरीर में जाकर शरीर की रचना में जो भी उस समय उसकी कंडीशन थी, हाइपो या हाइपर, उसमें परिवर्तन ला देती है और शरीर को आराम या निरोगता प्रदान करती है। और ये हमेशा ध्यान रखिए, पैथी कोई भी हो, जीवनचर्या के नियमों के पालन के बिना औषधियों का प्रयोग लाभ के स्थान पर हानि ही देता है। भले ही औषधि प्राकृतिक क्यों ना, कुछ लोग कहते हैं नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, एक नुकसान नहीं करेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप एक की बजाय 4 गिलास पानी पी लोगे वो भी नुकसान करेगा, हाँ, पर वो बहुत लंबे समय में नुकसान नहीं करेगा, जैसे कि एलोपैथी की औषधियाँ करती हैं। औषधि देने का निर्णय कैसे करना चाहिए, ये बेसिकली हमें सीखने की चीज़ें हैं। मैं इसका एक बस ओवरव्यू दे देता हूँ। शरीर में रोग की 4 अवस्थाएँ होती हैं, क्रॉनिक, सब एक्यूट, एक्यूट और डिजनरेटिव। अंत रोग की अवस्था के अनुसार 3 बातों को ध्यान में रखा जाता है।
पहले हमें ये देखना है कंडीशन कौन सी है, रोग 1 दिन का इंस्टेंट का है या 40 दिन के अंदर का है, 40 दिन के बाद का है या 2-3 साल के बाद का है। इन 4 अवस्थाओं को जानने के बाद हमें उसी के अनुसार औषधि